नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को देख रहे हैं जहां वीरता और कह सकते हैं विवाद साथ साथ चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा, जिनकी बहादुरी की मिसालें दी जाती हैं, क्या उन्होंने वाकई बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दिया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं हाइपोक्वेस्ट यूट्यूब चैनल के एक वीडियो के विश्लेषण के आधार पर। सही। राणा सांगा का नाम आते ही मतलब एक ऐसी छवि उभरती है जिनके शरीर पर युद्धों के इतने निशान थे। हाँ, कहा जाता है कि एक आंख नहीं थी, एक हाथ काम नहीं करता था, एक पैर में चोट थी, इसके बावजूद वो लड़ते रहे। बिल्कुल। और फिर उन्हीं पर ये इल्जाम लगना कि उन्होंने बाबर को बुलाया, ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, और ये सिर्फ ऐसे नहीं, मतलब समाजवादी पार्टी के नेता और रामजीलाल सुमन जी ने संसद में भी बाबरनामा का हवाला देकर ये बात उठाई थी। अच्छा, संसद में भी? जी हाँ। तो इसीलिए जरूरी है कि इस दावे को थोड़ा निष्पक्ष होकर देखा जाए, इसके पीछे के तर्क क्या हैं ये समझा जाए। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 16वीं सदी की शुरुआत में। उस वक्त हिंदुस्तान की सियासत में कौन अहम किरदार थे? देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े नाम थे। दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिनकी सल्तनत थोड़ी कह सकते हैं कमजोर हो रही थी। उसके गवर्नर उससे नाखुश थे, सल्तनत में अंदरूनी समस्याएं थीं। और दूसरी तरफ थे मेवाड़ में राणा सांगा, बहुत शक्तिशाली शासक। उन्होंने कई राजपूत रियासतों को एकजुट किया था और वो सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे थे, वो विस्तार भी कर रहे थे। लोधी को वो पहले ही खतौली, धौलपुर, रणथंबोर में हरा चुके थे। अच्छा, 3 बार हरा चुके थे? जी हाँ, और मेवाड़ की सीमा आगरा तक पहुंच गई थी, मतलब उनकी नजर अब दिल्ली पर थी। और तीसरा किरदार जाहिर है बाबर। बिल्कुल, बाबर जो फरगाना और समरकंद से निकाला जा चुका था, काबुल में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, दुश्मनों से घिरा हुआ था, तो एक सुरक्षित राज्य की तलाश में था और हिंदुस्तान उसे एक बहुत अच्छा मौका दिख रहा था। दिलचस्प बात यह भी है कि इस कथित न्योते से पहले ही बाबर पंजाब पर हमले कर रहा था, है ना? हाँ, ये जरूरी बात है। सिकंदर लोधी की मौत के बाद 1519 से 1524 के बीच उसने कई बार पंजाब पर चढ़ाई की थी, तो भारत पर उसकी नजर पहले से ही थी। यहीं से फिर वो न्योते वाला विवाद शुरू होता है। बाबरनामा में क्या लिखा है? बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि राणा सांगा ने दूत भेजकर एक प्लान बनाया था कि दिल्ली पर हमला करते हैं, तुम उत्तर से आओ, मैं आगरा की तरफ से। लेकिन बाबर आगे लिखता है कि सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया और इसीलिए बाबर ने उन्हें काफिर और गद्दार कहा। लेकिन जो स्रोत हम देख रहे हैं हाइपोक्वेस्ट का, वो इस पे सवाल उठाता है। हाँ, कई गंभीर सवाल। पहला तो यही कि जो राणा सांगा लोधी को 3 बार हरा चुके थे, जिनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी, उन्हें दिल्ली जीतने के लिए बाबर जैसे बाहरी हमलावर की मदद की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? ये बात तर्कसंगत नहीं लगती। सही बात है। और दूसरा पॉइंट? दूसरा ये कि बाबरनामा के अलावा किसी और समकालीन स्रोत में इसका जिक्र क्यों नहीं है? न किसी राजपूत दस्तावेज में, न किसी और फारसी इतिहास में। सिर्फ बाबर ये आरोप लगा रहा है जो बाद में सांगा का दुश्मन बना। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जबकि एक और न्योते का जिक्र कई जगह मिलता है, बाबरनामा में भी। वो किसका था? वो था पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी का। वो इब्राहिम लोधी से खफा था। शायद उसने सोचा कि बाबर आएगा, दिल्ली लूटेगा, चला जाएगा और वो पंजाब का या शायद दिल्ली का ही मालिक बन बैठेगा। लेकिन बाबर ने तो उसे भी धोखा दिया। हाँ, पानीपत जीतने के बाद उसे भी किनारे कर दिया। इतिहासकार रीमा आहूजा की किताब के हवाले से स्रोत एक और नजरिया भी देता है। हाँ, वो ये संभावना जताता है कि शायद बाबर ने खुद सांगा से मदद मांगी हो, साझा दुश्मन लोधी के खिलाफ। हो सकता है सांगा शुरू में थोड़ा हिचकिचाए हों या शायद मान भी गए हों, पर बाद में उन्हें लगा हो कि एक विदेशी हमलावर का साथ देना ठीक नहीं। ये भी एक पहलू है। और क्या ये मुमकिन है कि बाबर को सांगा से लड़ने के लिए कोई बहाना चाहिए था? बिल्कुल। देखिए, पानीपत में लोधी को हराने के बाद बाबर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था? राणा सांगा। तो खानवा की लड़ाई से पहले अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्हें लड़ने के लिए तैयार करने के लिए विश्वासघात का आरोप एक अच्छा बहाना हो सकता था। ये बाबर की तरफ से एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है। खैर, न्योता दिया गया या नहीं, लड़ाइयां तो हुई। पहले बयाना की लड़ाई। जी, फरवरी 1527 में बयाना में सांगा की सेना ने बाबर की शुरुआती टुकड़ियों को हराया। ये एक अहम जीत थी। लेकिन सांगा ने शायद पीछा नहीं किया। हाँ, शायद ये एक चूक रही। बाबर को संभलने का, फिर से संगठित होने का मौका मिल गया। और फिर हुई खानवा की निर्णायक लड़ाई, मार्च 1527। हाँ, और यहां बाबर ने पूरी तैयारी की।
उसने अपनी सेना में जोश भरने के लिए जिहाद का नारा दिया, खुद को गाजी कहा। उसने सार्वजनिक रूप से शराब छोड़ दी, प्याले तोड़ दिए और सबसे अहम, उसने अपनी तोपों और बंदूकों का बहुत प्रभावी इस्तेमाल किया। राजपूत सेना के लिए ये शायद नया था। बिल्कुल, राजपूत बहादुरी में किसी से कम नहीं थे, लेकिन तोप खाने के सामने लड़ने का उन्हें अनुभव नहीं था। तोपों की आवाज से हाथी बिदक गए, अपनी ही सेना को रौंदने लगे, माहौल अस्तव्यस्त हो गया। और तभी सांगा घायल हो गए। हाँ, उनके माथे पर तीर लगा, वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें युद्ध के मैदान से हटाना पड़ा। उनकी जगह झाला अज्जा ने कमान संभाली, पर तब तक राजपूत सेना बिखर चुकी थी और वो हार गए। और राणा सांगा का अंत कैसे हुआ? सेहत ठीक होने पर भी उनका इरादा बाबर से बदला लेने का ही था। वो फिर से तैयारी करने लगे, लेकिन उनके सलाहकार और सामंत शायद और युद्ध नहीं चाहते थे। मेवाड़ पहले ही बहुत नुकसान झेल चुका था। तो कहा जाता है, हालांकि ये भी पूरी तरह सिद्ध नहीं है, कि मेवाड़ को और तबाही से बचाने के लिए उनके ही कुछ सामंतों ने उन्हें जहर दे दिया। ओह, एक वीर का ऐसा अंत। हाँ, दुखद अंत। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है स्रोत के विश्लेषण के आधार पर? देखिए, निचोड़ ये है कि बाबर शायद अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण भारत आता ही, न्योता मिला हो या ना मिला हो। सांगा द्वारा न्योते का दावा मुख्य रूप से सिर्फ बाबरनामा में है, जिसकी पुष्टि दूसरे स्रोत नहीं करते। ये खानवा युद्ध को सही ठहराने का एक कारण ज्यादा लगता है। दौलत खान लोधी वाले न्योते की बात ज्यादा पुख्ता लगती है। और राणा सांगा की छवि, उनकी वीरता, उनका बलिदान, वो तो निर्विवाद है। उन्हें गद्दार कहना कम से कम उपलब्ध सबूतों के आधार पर सही नहीं लगता। ये विवाद ये भी दिखाता है कि कैसे इतिहास को अलग अलग नजरियों से देखा और समझा जाता है ना? बिल्कुल। और कैसे ऐतिहासिक किरदारों के बारे में हमारी धारणाएं सबूतों, लिखने वाले की मंशा और हमारी अपनी समझ पर निर्भर करती हैं। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, खासकर किसी की आत्मकथा या वृत्तांत, तो लिखने वाले के इरादे, उसके हालात, उसके पक्षपात को समझना कितना जरूरी है। हाँ, ये समझ उन घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में हमारी राय को कैसे बदल सकती है, जिनके बारे में हम सोचते थे कि हम सब जानते हैं। ये एक अहम सवाल